नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे पढ़कर यहाँ पर आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि कैसे अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो मालामाल हो जाती हैं, ख़ास तौर से वो जो लीज होल्ड वाली प्रॉपर्टी रखती हैं अपने पास में। देखिए, इसका जो सिलसिला चालू हुआ था, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं रिफ़ंड के बारे में कि रिफ़ंड के बारे में बताएं। तो ये जो टॉपिक निकला है वहीं से निकला है, तो मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन लोगों ने रिफ़ंड के बारे में पूछा। हालांकि मैंने सिंपल भाषा में पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सवाल के बारे में बताऊंगा और एक लॉजिक भी बताऊंगा इसके पीछे का कि हम लोग कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो मेरे जो तर्क को जो है अपोज करते हैं और उनका हक भी बनता है अपोज करने का, लेकिन जो सच है उसको तो आप छिपा नहीं सकते हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि अथॉरिटी गलत करती है या आप लोग गलत कर रहे हो, बस एक बीच का जो गैप है उसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, बात होती है रिफ़ंड की। तो देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है येड़ा की, मैं यहाँ पे खास तौर से बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि ये येड़ा के बारे में है। तो येड़ा की जो प्रॉपर्टी है वो है लीज होल्ड पे। ठीक है, तो लीज होल्ड का मतलब होता है कि ओनर इसका हमेशा कौन रहेगा, यमुना अथॉरिटी ही रहेगी। हम लोग जो है लीजी हैं, यानी हम लोग जो है रेंट पर ये ज़मीन जो है ले रहे हैं 90 ईयर के लिए, समझना आप। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका जो है वन टाइम लीज जो है पेमेंट करेंगे और जो इसकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो भी हम लोग पे करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा हो गया, हम लोग तो खाली वहाँ के जो है, आप जो इसकी जो वैल्यू है उसको समझिए, आपने वो जो है एक एक्स्ट्रा पेमेंट की है, बाकी आप जो है लीज पेमेंट जो कर रहे हैं वो आप अपना किराया दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, रहने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि 90 ईयर के बाद क्या होगा। तो देखिए, 90 ईयर ना ही तो किसी ने देखे हैं, लेकिन एज़ पर रूल ये रिन्यू हो सकती है, ये कैंसिल हो सकती है, या इसमें जो है कुछ फेरबदल किया जा सकता है। ये फ्री होल्ड भी हो सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर जो है पहले लीज होल्ड पे जो है प्लॉटिंग की गई थी, बाद में उनको फ्री होल्ड कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसा जो है ज़रूरी नहीं है कि ये जो नियम है ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे, तो ये चेंज भी हो सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। कोई इसमें शॉर्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पहली बात। दूसरा, अगर ये शॉर्ट अगर ये 90 ईयर तक ऐसे ही रहता है, कोई फेरबदल नहीं होता है, तो ये जो है ओनर कौन रहेगा इसमें, येड़ा। अब होता क्या है भाई, मेरा सामान जो है, छोटी सी एक लाइन बोल रहा हूँ, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करूँगा। मेरा सामान है, मैंने उसको सेल के लिए रखा, लोगों ने उसको सेल किया, किराए पे लिया, कुछ दिन उसको पसंद आया, कुछ दिन नहीं आया तो उन्होंने वापस कर दिया। तो मैंने वहाँ पे जो है 5-6 क्लाउज डाल दिए हैं अपने जो सेल मैं अपनी सेल कर रहा हूँ कोई चीज़, उसमें मैंने क्लाउज डाल दिए कि आप इतने दिन में करोगे तो इतना पैसा, इतने दिन में करोगे तो इतना पैसा काटूंगा, इतने दिन में करोगे तो इतना पैसा काटूंगा। अल्टीमेटली देखिए क्या हो रहा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसके अगेंस्ट में मैंने आपसे पैसे लिए। अगर आप इसको पूरा यूज़ करते हो तो कोई बात नहीं भैया, यूज़ करो, नहीं करते हो तो मैं आपका कुछ पैसा काट के आपको वापस दे दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी तो वहीं की वहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी में कुछ नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी को मैं बाद में दूसरे को सेल कर दूंगा। तो हर साल क्या हो रहा है, बहुत से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, रेट के चक्कर में, जो मार्केट में रेट चल रहे हैं, हवा में कहो या वाकई में चल रहे हैं, अगर रेट वाकई में है तो लोग सेल कर देना चाहिए, लोगों को अच्छा पैसा मुनाफा कमाना चाहिए 1 साल के अंदर। लेकिन वो भी नहीं कर रहे लोग, क्योंकि आपको बायर नहीं मिल रहा है, सेलर बहुत है, बायर नहीं मिल रहा। बायर कौन है, सिर्फ जो दिखने वाले हैं, है कहीं पे नहीं। अगर ऐसा हो रहा होता तो काफ़ी पैसा वहाँ पे लोगों ने कमा लिया होता अभी तक। खैर, दूसरी बात ये है कि रिफ़ंड के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर कोरिलेट करता हूँ इससे। मैंने जो है इसमें एप्लीकेशन डाली, सबसे पहला स्टेप डाली। उसके बाद में येड़ा बोलता है कि अगर आपको विड्रॉ करना है, आपको पसंद नहीं आ रही है एप्लीकेशन, अपना फॉर्म, तो आप जो है ड्रॉ से पहले विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन वो कब से पहले, जब तक कि वो लिस्ट नहीं बना देता। उसके बाद येड़ा क्या करता है, एक लिस्ट बनाता है कि ये इन लोगों का जो है नाम आ गया है ड्रॉ के लिए, बाकी लोग अपना जो है देख लीजिए। तो जब तक वो लिस्ट प्रिपेयर नहीं होती है तब तक आप जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने जितनी भी रजिस्ट्रेशन मनी दी है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 10% है और बाकी के लिए जो कैटेगरी है रिजर्व वाली, उनके लिए 5% है रजिस्ट्रेशन मनी, टोटल वैल्यू ऑफ द प्लॉट। ठीक है, वो वापस कर दी जाएगी बिना किसी इंटरेस्ट के। ये देखिए, जितने दिन उनके पास ये पैसा रहेगा, तकरीबन 1 महीने की तो स्कीम ही है, उसके बाद विड्रॉ के वो जो लिस्ट बनाने में टाइम लगाते हैं, उतने दिन तक वो पैसा उनके पास में ब्लॉक रहेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट लेंगे उसको, वो अपने घर में नहीं रखते हैं उसको कि भाई घर में रखा हुआ, वो उससे तुरंत वो उनका जो है मार्केट में लगता रहता है, उनका इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन वो आपको कैसे रिटर्न करेंगे, विदाउट इंटरेस्ट, पहली बात तो यहाँ पर उन्होंने कमाया। दूसरा, जब वो लिस्ट लग गई है, ठीक है, और उसके बाद आप करना चाहते हैं विड्रॉल, तो आप विड्रॉल नहीं करेंगे, आपको ड्रॉ में भाग लेना पड़ेगा।
ठीक है। तो जब वो ड्रॉ होगा उसकी डेट कब होगी वो कोई नहीं जानता, हालांकि यहाँ पर जो है बताई गई है, लेकिन ये बढ़ जाती है, ठीक है। ये आप भी इसको समझ लीजिए, जो बात बोल रहा हूँ फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत गलत भी लगे किसी को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो आपको ड्रॉ में शामिल होना ही पड़ेगा, इतने दिन आपका पैसा ब्लॉक रहा, उसके बाद में वहाँ से वो कमाती जा रही है। तीसरा, जब वो ये कहते हैं कि अगर आपने ड्रॉ के बाद यानी आपका नाम आ गया, दो कंडीशन आ जाती है ड्रॉ के बाद, एक आपका नाम आ गया, दूसरा आपका नाम नहीं आया तो विद इन 1 मंथ आपका जो है पैसा वापस कर दिया जाएगा एज पर डॉक्यूमेंट। लेकिन इसमें 2 महीने भी लग जाते हैं, किसी को 3 भी लग जाते हैं वर्स्ट केस में, ठीक है। तो उतने टाइम तक पैसा उनके पास रहेगा, प्रोसेस है उनकी अपनी, वो जानेंगे। दूसरा होता है कि आपका नाम आ गया, तो ये जो है ये तो आपको पूरा वापस दे दिया जाता है। लेकिन अलॉटमेंट लेटर आपको जब ड्रॉ में नाम आ गया और अलॉटमेंट लेटर से पहले आप कहते हैं कि नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, तो 10,000 रुपये आपके काट लिए जाएंगे, किसमें से, जो आपने पैसे जमा कराए हुए हैं टोटल रजिस्ट्रेशन मनी के 10,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, आपका मिल गया तो 10,000 कट के बाकी मिल गए बिना विदाउट इंटरेस्ट, वो भी आपके पास आए, इंटरेस्ट उन्होंने लिया 10,000 भी ले लिया आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पे येड़ा को गलत नहीं बता रहा हूँ, ये उनका अच्छा है भाई, अथॉरिटी चलानी है, डेवलपमेंट करनी है, कैसे करेंगे, दोनों ही पार्ट अपनी जगह सही है। मैं तो सिर्फ जस्टिफाई कर रहा हूँ दोनों को कि दोनों पैरेलली कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ ना किसी को बेवकूफ़ बता रहा हूँ ना किसी को होशियार बता रहा हूँ, सब अपने अपने अच्छे काम कर रहे हैं और करने चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के फॉर्म भरें, ऐसे ही अंधड़े में ना भरें फॉर्म को, इसलिए मना करता हूँ। बाकी कुछ मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आप भरेंगे तो आपका जो है ज़मीन के दाम बढ़ेंगे, आज निकल बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है, आपको 10,000 कट के मिल गए, लेकिन आप चाहते हो कि भाई आने दो अलॉटमेंट लेटर, आपके पास में अलॉटमेंट लेटर आ गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था कि मेरे को जो है लीज डीड जो रेंट है वो कब पे करना है और रजिस्ट्री के चार्जेस कब देने होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि जब आपकी लीज डीड होगी, जब भी आपको लेटर दे दिया जाएगा कि आप जो है लीज डीड कराएं, तब आपको जो है लीज डीड के पैसे देने होते हैं, जो रेंट है लीज रेंट वो, और रजिस्ट्री का जो है जो भी पैसा लगेगा वो आपको तभी देना है, उससे पहले नहीं देना। अभी तो खाली आपको वो देना है। तो अलॉटमेंट लेटर जो होता है आपका, उसमें सारी डिटेल आपको दी होती है। तो यहाँ पे आपको पता लग गया, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नाम मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, खाली जो क्वेश्चन आए थे वो मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अलॉटमेंट लेटर आ गया, अब आप चाह रहे हो कि भाई साहब मुझे तो नहीं चाहिए, मैं तो सरेंडर करना चाह रहा हूँ, तो कर दीजिए, कोई बात नहीं, अथॉरिटी कहती है कर दो भाई, सामान तो मेरे पास ही है, मेरा कहाँ गया। लेकिन जो आपकी जो मनी है वो आपकी होल्ड कर ली जाएगी, ठीक है। कितनी, 10% ऑफ द रजिस्ट्रेशन अमाउंट। पहले 10,000 था, अब जितनी अमाउंट आपने जमा की है उसका जो है 10% वो जो है रख लेगी और आपको जो है विदाउट इंटरेस्ट वहाँ पे दे देगी, या ये उनके पैसे बन गए यहाँ पे। अब आता है तीसरा कि आपने जो है अलॉटमेंट लेटर भी आ गया और एक्सपायरी जो है आने वाली है करीब, यानी कि वो पार हो चुकी है। ये तो उससे पहले का है कि उन्होंने एक डेट दी होगी आपको, जैसे सपोज कीजिए मेरा 1 अक्टूबर लास्ट डेट है पैसे जमा करने का, जो कि मेरे 60 दिन हो जाते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर के बाद में अलॉटमेंट लेटर मिलता है 1 महीने बाद एज पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर देरी होती है तो कोई बात नहीं है, पैसा तो फिर भी उनकी अंटी में लगा हुआ है। उसके बाद में क्या होगा, 60 दिन के बाद की एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। ऑप्शन 1 वालों के लिए, ऑप्शन 2 और 3 के सबके लिए यही चीज़ एप्लीकेबल होती है। इतने टाइम में उनको पैसा चाहिए, चाहे वो लोन पे हो चाहे बे लोन पे हो, उनके पास तो पैसा आ जाएगा। अच्छा, 60 सपोज कीजिए 1 अक्टूबर है, आप उसके बाद में कहते हो, आपने पैसा जमा करा दिया, आप उसके बाद में कहते हो कि भाई जो है मुझे नहीं चाहिए, आप जो है मेरा पैसा वापस कर दो, तो वो आपका पैसा वापस नहीं करेंगे भाई साहब, वो आपका पैसा जो है रोक लेंगे। अब यहाँ पे कहानी आती है कि आपने एक्सपायरी डेट के बाद किया है, ठीक है। तो एक्सपायरी डेट होने के बाद में वो तकरीबन 30% जो है आपका रख लेते हैं, जो भी आपने अभी तक पैसा जमा कराया है, और बाकी का जो है आपको वापस रिटर्न कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में उनके पैसे बनते जा रहे हैं, आप रख लोगे तो उनका कोई घाटा नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि 90 ईयर के बाद फिर उनके पास चला जाना है। आप पहले दे दोगे तो वो जो लेफ्ट आउट प्लॉट हैं जो कि इस स्कीम में भी निकले हुए वो अगली बार निकाल देंगे। ज़मीन का क्या बिगड़ना है, ज़मीन तो भाई साहब ना उसमें आग लगती है, ना उसमें पानी से गलती है, ना वो धूप से जलती है, सब चीज़ होने के बावजूद भी ज़मीन वैसे के वैसे ही रहती है, तो अगली बार फिर पैसा बना लेंगे वो। तो ये इस सारे का जो निचोड़ है वो ये है कि आप सोच समझ के भरें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, चालान के रिगार्डिंग है। चालान के बारे में मैंने कई बार बता दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं क्या, रिपीटेबल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब आप जो है वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो। तो सर इसमें मैं क्या बताऊँ, इसलिए मेरे को बार बार वही सेम क्वेश्चन जो है बताने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हस्बैंड वाइफ ना भरें,
ठीक है, क्योंकि उनमें से किसी एक का ही फॉर्म जो है सेलेक्ट किया जाएगा। वैसे तो वुमेन का करा जाता है क्योंकि नारी शक्ति को हमें बढ़ाना है, तो उसमें फ़ायदा भी होता है, आपको भी फ़ायदा होगा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कम लगती है। तो एक का जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन मनी आपने दी है उसके आपके जो है पैसे काट लिए जाए। तो ऐसा क्यों करना है भाई साहब, एक ही भरिए, हर वीडियो में बता रहा हूँ। दूसरा है चालान को। तो देखिए चालान के रिगार्डिंग में ये बताया गया है मैंने कि आपने जब कर दिया है तो जो लेटेस्ट वाला आप चालान जनरेट कर रहे हो वो आपने पे करना है, ठीक है, ये पहली बात। दूसरा, अगर आप नेट बैंकिंग में जाते हो सीधा ही चालान जनरेट नहीं करते हो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सीधा ही नेट बैंकिंग का आपने ऑप्शन चूज किया तो वो डायरेक्ट आपको जो है, ये एक भाई साहब का क्वेश्चन था कि मेरे को जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं क्या करूँ। वो आपका नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो आपके बैंक का पेज होगा, उस पर एंट्री करने से पहले प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए क्या वो पेज सिक्योर है, क्या वहाँ पर एक लॉक बना होगा ऊपर ग्रीन कलर का HTTPS सिक्योर पे S लगा होता है, अगर वो है तो आप जो है अपने क्रेडेंशियल उसमें डालिए, यानी पासवर्ड और अपना यूज़र आईडी जो नेट बैंकिंग का है आपके बैंक का वो डालिए और वो आपको जो है पेमेंट के लिए चला जाएगा और डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। ये को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेस्ट और अच्छा ऑप्शन होता है आप जो है चालान जनरेट करें, उसमें IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया होगा, वो आप अपने ऐड बेनिफिशियरी में ऐड करके और 2 घंटे बाद पेमेंट कीजिए जब आपका मन करे, ठीक है। अभी मेरे को एक भाई साहब ने ये भी बताया था कि ये जो है एक ही दिन वैलिड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन वैलिड होगा, क्योंकि मैंने पहले जो है तकरीबन 10 दिन बाद जो है सेम अकाउंट से पेमेंट की थी। 10 दिन तक मैंने होल्ड करके रखा था, काफ़ी विचारा इसके बारे में, तब जा करके मैंने इसमें जो है पेमेंट की थी। खैर, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ DDA के रिगार्डिंग में। तो एक भाई साहब ने पूछा था और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उनके। वो पूछते हैं कि फ्लैट कितने दिन में अलॉट हो जाएगा, EWS का जो नरेला में निकले हुए हैं। तो यहीं पे मैं उनका आंसर कर दे रहा हूँ, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं या कोई और भी देख रहा है तो देखिए वो आपको जैसे ही आपने पैसे जमा किए, ठीक है, एक तो होता है आपने जो है 10,000 रुपये जमा किए हैं उस 30 मिनट के अंदर में, जब आपने सेलेक्ट किया कोई फ्लैट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है सारी पेमेंट करनी है। तो वैसे 90 डेज़ दिया हुआ उन्होंने, 90 डेज़ में जैसे ही आप कर देंगे आपको तुरंत के तुरंत जो है अलॉट कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आप डायरेक्ट खरीद रहे हो, उसमें कोई दूसरा पंगा है ही नहीं। वो पूछ रहे हैं कि EWS डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है। देखिए EWS का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आपने लगाना है। दूसरी बात, जैसे ही आप उसमें पैन नंबर डालोगे ना, आपको वो जो है वहीं पे उनको दिखा देता है कि ये बंदा EWS में आता भी है या नहीं। ये पैन नंबर जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, इससे सब खंगाल दिया जाता है कि आदमी का जो है स्टेटस कहाँ कितना है। कोई ये सोचे कि मैंने पैन नंबर दे दिया और दूसरे को नहीं पता चलेगा तो सब पता चल जाता है। लेकिन फिर भी आपको जो है पैन के साथ साथ EWS सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। वो पूछते हैं कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है EWS वालों का। हो सकता है कि अभी ना हो क्योंकि आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है और थोड़ा सा ढील कर ले वो तो, लेकिन होता ज़रूर है। लोन हो जाएगा क्या EWS पे? जी हाँ, बिल्कुल लोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या मेरे को जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत इसमें सब्सिडी मिलेगी? तो जी हाँ, आपको EWS वालों को इसमें सब्सिडी ज़रूर मिलेगी, ठीक है, जो कि 2,67,000 रुपये के आसपास है टोटल लोन पे, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये थे सारे इस पूरे कहानी का जो सार था वो मैंने आपको बता दिया है, और हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बात से कितना फ़र्क पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है। दीजिए मुझे इजाज़त दोस्तों, जय हिंद। फिर अपने किसी एनालिसिस के साथ में आपसे बात करूँगा।